नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का सच। आज हम हैं भारतीय किसान संगठन के राष्ट्रीय सलाहकार कायम सिंह यादव जी से। आइए जानते हैं जिस तरह से किसान आंदोलन कर रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, नोएडा बॉर्डर पर, या अब कह लीजिए पूरे देश के अंदर किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। जिस 3 काले कानून के बारे में जो किसान कह रहे हैं ये तीनों काले कानून अगर वापस नहीं होंगे तो वो धरना प्रदर्शन खत्म नहीं होगा, और यहाँ तक कि अब लखनऊ तक में राकेश टिकैत जी ने बताया कि लखनऊ तक में इसका प्रदर्शन किया जाएगा। तो कायम सिंह जी यादव जी से मालूम करना चाहते हैं, जो इसके राष्ट्रीय सलाहकार भी हैं और अपनी सलाह देते रहते हैं। तो यादव जी बताइएगा इसके बारे में, जो ये तीनों कानून है किस तरह से आप देखते हैं? आपको सरकार की तरफ से किसी तरह का अभी तक कोई भी बुलावा नहीं आया है? सरकार की तरफ से किसानों को बुलावा, उनके प्रतिनिधि आए और किसानों से बात की। 11 दौर की बातचीत हो चुकी, नतीजा कोई नहीं निकला। किसानों से सरकार ने पूछा कि आप किन मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। किसानों ने ये कहा कि हम केवल 3 मुद्दों पर बात करना चाहते हैं कि ये किसान कानून, कृषि कानून आप किस तरह से समाप्त करेंगे, अध्यादेश द्वारा, संसद में पास करा के, या इसको ठंडे बस्ते में डालकर। जी, तो जिस तरह से ये अभी हम देख रहे हैं, सरकार ने, प्रधानमंत्री ने भी ये कहा था कि हम एक कॉल की दूरी पर हैं, या जो कृषि मंत्री हैं तोमर जी, तो उनकी तरफ से किसी तरह का आपको कोई बुलावा या आपकी तरफ से कोई बातचीत? क्योंकि सरकार तो कहती है कि हम बातचीत करने को तैयार है। बातचीत कर सकते हैं, लेकिन हमारी मांग इन काले कानूनों को समाप्त करने की है। अब इसमें बातचीत की कोई बात ही नहीं बची। बस ये एक तरीका क्या आप अपनाएंगे, आप ऑर्डिनेंस लाएंगे या दोनों सदनों से पास कराएंगे, या इसे रख देंगे, ठंडे बस्ते में डाल देंगे। कई कानून ऐसे बने हैं जो लागू नहीं हुए, तो सरकार इस बात पे ही राजी थी कि हम 1.5 साल के लिए हम इसे ठंडे बस्ते में डाल देंगे। किसानों को जब दिक्कत है तो आप हमेशा के लिए डाल दीजिए ठंडे बस्ते में। कई कानून पड़े हुए हैं। जो कानून विशेषज्ञ सबसे बड़े मुस्तफा साहब, उन्होंने कहा है कि तमाम कानून ऐसे हैं जो ठंडे बस्तों में पड़े हुए और लागू नहीं हुए। तो सर, जिस तरह से ये बता रहे हैं कि अभी राकेश टिकैत जी ने लखनऊ का भी घेराव करने की कहा है, वहाँ पर भी प्रदर्शन शुरू होने जा रहा है या हो रहा है, तो जिस तरह कह रहे हैं कि हम 15 अगस्त पर लाल किले पे भी झंडे लहराएंगे, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, 26 जनवरी पर हम पहले किसान ट्रैक्टर परेड निकाली थी और उसकी इजाज़त दी गई थी। पहले की तरह यादव जी, पहले की तरह भी ये 26 जनवरी पे जिस तरह से हुड़दंग हुआ था, या उसी तरह से सरकार इस बात को लेकर काफी चिंतित है कि अगर 15 अगस्त को भी सेम वैसे ही हुआ जो 26 जनवरी के दिन पूरी दुनिया ने देखा? सरकार की तरफ से अनुमति दी गई थी, उसके बाद ही किसान उसमें प्रवेश किए थे, लेकिन जगह जगह पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दिए और उनको हटाया था केवल। और जिस आदमी ने खालिस्तानी झंडा लगाया था उसको सरकार ये साबित नहीं कर पाई कि वो किसानों के संयुक्त मोर्चा का कोई सदस्य था, या किसी भी संगठन का, किसानों के किसी भी संगठन का कोई सदस्य या नेता था। तो कायम सिंह यादव जी, जिस तरह से आपने कहा, अभी मुझे बताया कि सरकार ने ये कहा कि हम इसको 1.5 साल के लिए ठंडे बस्ते में डाल देंगे। चलिए, सरकार की बात अगर ये किसान मान लेते हैं तो फिर वो 1.5 साल के बाद में क्या होगा? 1.5 साल के बाद फिर लागू कर देंगे। तो किसानों की एक ही मांग है, इसको खत्म करिए। अगर सरकार इस चीज के बारे में आपकी बात को नहीं सुन रही है, या 11 दौर की बातचीत आप लोगों की हुई जो बेनतीजा निकली है,
सिर्फ चाय पीने पे ही चर्चा हो गई, जबकि काफी जब बुलाने पर भी किसान लोगों ने अपना ही शुरू में शायद खाना या चाय अपनी ही पी थी जी। बाद में शायद सरकार के लिए वो खाना पीना भी शुरू हो गया था। नहीं, सरकार का खाना उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। अपना खाना साथ लेके आए और हमें ये जरूर हमसे कहा गया था, कई बहुत बेहुदे सवाल लोगों ने पूछे थे कि ये जीन्स पहन के कैसे किसान, और ये फंडिंग कहाँ से हो रही है। तो फंडिंग तो घर घर से जो है डोनेशन आ रहा है। पंजाब में हमारा जो गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारे ने पूरे ढाबे खोल दिए थे, और फंडिंग की हमें ज़रूरत नहीं है, फंडिंग की ज़रूरत उन्हीं को है। जैसे सुनने में आ रहा था कि किसानों के ऊपर काफ़ी इल्ज़ामात भी लगे हैं कि भाई इसमें खालिस्तानी है, खालिस्तान इसको फंड कर रहा है, या कनाडा से इनका फंड आ रहा है, या आईएसआई के भी एजेंट, इस तरह की बातें उड़ी थी, काफ़ी उड़ी थी। किसानों को, इस आंदोलन को, किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए। असल में जो झंडा लाल किले पे फहराया था उस पर खालिस्तान जिंदाबाद या कुछ ऐसा लिखा हुआ था। इसे सरकार ये साबित नहीं कर पाई कि वो किसानों का कोई आदमी है। इस पर यादव जी इसी का नाम लेकर उन्होंने इसको खालिस्तानी शुरू कर दिया था। सरकार ये आज तक नहीं साबित कर पाई कि किसानों को फंड कहीं बाहर से मिल रहा है। तो एमएसपी को लेके आप क्या बातचीत चल रही है? एमएसपी की गारंटी चाहते हैं, और इसका ये हुआ कि अभी हमारी फसल जो एमएसपी निर्धारित थी, गेहूं का उदाहरण देते हैं, गेहूं 1950 रुपये कुंटल, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने मंडियों में गेहूं खरीदा 1400 रुपये कुंटल। 550 रुपये का हर कुंटल पर नुकसान होगा। 1450 रुपये पर कुंटल, 1400 रुपये पर कुंटल खरीद हुई जी। और एमएसपी थी 19,500 रुपये पर कुंटल। हाँ, 19,500 रुपये पर कुंटल। तो एमएसपी अगर गारंटेड हो जाती, जिसकी गारंटी किसान चाहते हैं, तो ये जो 550 रुपये पर कुंटल नुकसान हो रहा है वो नहीं होगा। वो नहीं होगा। तो यादव जी, आप किसानों के काफ़ी बड़े एडवाइज़र भी है, राष्ट्रीय लेवल पर हैं आप। तो जिस तरह 15 अगस्त आ रही है, जहां सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज़्यादा सरकार चिंतित रहती है, हर तरह से रहती है, तो इस पर आप अपनी क्या सलाह देना चाहेंगे? जो आपके किसान संगठन हैं, यूनियन किसान है, भारतीय किसान हैं, आप हैं, तो इस तरह से क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि ये पीसफुली होगा, या अगर खुदा न खास्ता किसी तरह का 26 जनवरी जैसा वाकया फिर दोहरा दिया गया? किसानों की तरफ से संगठन शांतिपूर्ण तरीके से ही होगा, और पहले भी हुआ था। अराजक तत्व जो उसमें घुसते हैं, उनको रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है, पुलिस की है। और सर, जिस तरह ये भी इल्ज़ाम किसानों के ऊपर लग रहे हैं कि अपोजिशन ने किसानों को हाईजैक कर लिया, ये मुद्दा हाईजैक कर लिया है, क्या? ये अपोजिशन बाद में आया जी। किसान आंदोलन पहले से शुरू हुआ। कुछ दलों ने सपोर्ट किया। हमारी अपील थी कि अधिक से अधिक लोग सपोर्ट करें, क्योंकि इससे प्रभावित तो सभी लोग होंगे। जो लोग आज मिडिल क्लास के हैं, वो इफेक्ट हो चुके हैं, इससे प्रभावित हो चुके हैं। इसके मैं एग्जाम्पल आपको दे दूंगा। असीमित भंडारण की बात, इसमें आलू को
उत्तर प्रदेश में बिना डिक्लेयर किए असीमित भंडार कर दिए गए। और आलू यहाँ क्या भाव बिका? 60। जब हमने खरीदा, हमने और मध्यम वर्ग ने, क्योंकि उच्च वर्ग को तो पैसों की कोई फिक्र नहीं होती, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग को 60 रुपए किलो आलू खरीदना पड़ा, दिल्ली में 100। और जब हमारा आलू मंडी में गया तो 6 रुपए किलो। अच्छा जी, ये हो चुका है, ये हो चुका है आलू के साथ। आलू आपने भी खरीदा होगा 60 जी, और आप फिर खरीदेंगे इसी रेट पे। और जब ये असीमित भंडारण हो जाएगा तो उद्योगपति को तो आगे खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके पास बहुत भंडार है, रेट वही तय करेंगे। फिर पैकेट में आपको 60 रुपए किलो गेहूं मिलेगा फिर, ठीक है। जैसे आलू चला गया, तो आलू अभी गेहूं खरीदा गया है 14 रुपए किलो, और बिकेगा 60। जब असीमित भंडारण हो जाएगा अपने हिसाब से बेचेंगे वो। तो ये जो गैर किसान है उनको तो मार तो उन पे ही पड़ेगी, इसलिए हम कहते हैं कि वो भी हमारे साथ आए, जुड़े। तकरीबन सारे ही संगठन जो हैं, चाहे भारतीय किसान संगठन हो, यूनियन हो, किसान संगठन हो, वो सब आपके साथ में जुड़े हुए हैं। हाँ, जुड़े। हमारा संयुक्त मोर्चा है। आपका संयुक्त मोर्चा है जी। तो इस चीज को लखनऊ में जिस तरह घेराव करने जा रहे हैं राष्ट्रीय, तो इसको आप सपोर्ट करते हैं? जी, पूरी तरह से। और देखिए, ठेका खेती का एग्जाम्पल मैं देता हूँ। पहली ठेका खेती गुजरात में पेप्सी ने की, और उन्होंने आलू अपने दिए, ये आलू आप बोएंगे और ये फसल मुझको ही देंगे। और उन्होंने क्या, अपने कुछ आलू अपने रिश्तेदारों को बीज दे दिया। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के खिलाफ था, तो उन पर 1-1 करोड़ का हर्जाना का मुकदमा कर दिया गया। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 16 पेज के में दर्ज है। नतीजा ये हुआ कि किसान वहाँ के सड़कों पे आ गए, तो वो मुकदमे वापस लिए गए, ठीक है। ये पहला। दूसरा उदाहरण है हिमाचल में, जहाँ इन्हीं की सरकार है। तो अडानी ने जो सेब छोटे व्यापारी खरीद रहे थे 20 रुपए किलो, उन्होंने उसके रेट 24 रुपए कर दिए। और इस तरह से छोटे व्यापारी वहाँ से 3-4 साल में भाग लिए। फिर इन्होंने उसकी कीमत गिराना शुरू किया, और पिछली बार ये सेब 10 रुपए किलो खरीदे गए। और आपको क्या भाव मिले? 80 से 140। ये कॉन्ट्रैक्ट खेती, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो भीतर की बातें हैं 4-6 लोगों को, पढ़े लिखों को समझा दी जाएंगी। और एक गांव गिरफ्त में आया, फिर 10 आए, तो एक पूरा एरिया हो जाएगा। किसान घर पे, किसान को समझाया जाएगा कि आपके खेत में 1 बीघे में कितना टोटल आमदनी होती है। अगर वो 10 बताएगा तो वो उसको 15 कर देंगे। इस पर किसान राजी हो जाएगा। उसके बाद किसान घर पे लेट जाएगा, निकम्मा हो जाएगा। और खेती उसकी मन की फसल नहीं होगी, और फिर खरीदना उसको फिर 60 ही है गेहूँ।
वो क्वालिटी की मशीन जो आएगी वो क्वालिटी जांचेगी। शुरू में ये रेट देंगे, लेकिन बाद में उसी एक्ट में है कि ये रेट व्यापारी बाजार भाव पर तय करेगा, किसान तय नहीं करेगा। और किसान को दिक्कत है तो अदालत में नहीं जा सकता, वो एसडीएम की यहाँ जाएगा या फिर डीएम के यहाँ जाएगा। तो इन दोनों से संतुष्ट नहीं है वो, तो अदालत में नहीं जा सकता। और एसडीएम और डीएम किसके होंगे? सरकार के। इसलिए ये जो है कॉन्ट्रैक्ट खेती इस तरह से। अच्छा, सरकार का ये भी कायदा है कि बंदोबस्त में अगर 12 साल किसी और का कब्जा रहता है किसान का किसी संपत्ति, तो बंदोबस्त में फिर वो उसकी हो जाएगी, वो दावा कर सकता है। तो किसान इतना, हर किसान सक्षम नहीं है। चलिए, शुक्रिया कायम सिंह यादव जी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। जो दर्शक काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि एक तरफ सरकार कहती है कि काले कानून, ये जिस तरह से किसान कहते हैं कि काले कानून वापस लें, और सरकार कहती है कि अभी इस पर कोई भी बातचीत करने को शायद सरकार तैयार नहीं है। सरकार की तरफ से हालांकि कई बार और किसानों के बीच में 11 दौर की बातचीत हो चुकी है जो बेनतीजा रही है, जो सिर्फ चाय पर ही या खाने पर ही सिमट कर रह गई है। और अब किसान जिस तरह से बॉर्डर पर लू धूप और सर्दी गर्मी में वहाँ पर रह रहे हैं, तो हम यही चाहेंगे कि सरकार और किसानों के बीच में बातचीत हो और इस मसले का जल्द से जल्द हल निकले, ताकि किसानों की जिस तरह से वहाँ मौतें हो रही हैं और सरकार भी काफ़ी चीज़ों को लेकर चिंतित है। और 15 अगस्त आ रही है, तो जाहिर सी बात है सिक्योरिटी रीजन इज मोर इम्पोर्टेंट। तो ये देखने वाली बात होगी कि किसान और सरकार के बीच में कोई ऐसी बातचीत हो जिससे कि वहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों को और कोई दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। हम देखते रहिए आज का सच, हर खबर सच के साथ।